मार्शल सम्राट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। तो चलिए आज एपिसोड 381 से 390 तक सुनते हैं। शुरू में हमारी कुल लागत एटलास फार्मास्यूटिकल से ज्यादा अलग नहीं थी, लेकिन आपने हाल ही में अपने कर्मचारियों की सैलरी काफी बढ़ा दी है और कुल लागत एटलास फार्मास्यूटिकल से ज्यादा है। अगर हम इस तरह से दूसरी तरफ से मुकाबला करते रहे तो मुझे डर है कि हम दूसरी तरफ को हराने से पहले ही गिर जाएंगे। अगर हम आखिर में ये मुकाबला जीत भी गए तो भी कीमत बहुत कम है, और अगर हम भविष्य में इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मार्केट इसे स्वीकार नहीं करेगा और मुनाफा कमाने का कोई तरीका नहीं है। बाकी सब बहुत घबराए हुए थे और वे सब एक ही बात सोच रहे थे। उन्हें अभी अभी 1 महीने से ज्यादा सैलरी मिली थी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो न सिर्फ उनकी सैलरी पक्की नहीं होगी, बल्कि शायद उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। मुझे सच में नहीं पता कि ये छोटा बॉस क्या सोच रहा है। ऐसा लगता है कि वो सच में एक अमीर दूसरी पीढ़ी का आदमी है जिसे बिजनेस मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आता। अर्नव अभी भी बेपरवाह दिखे और बोले, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। दवा की कीमतें कम होने के बाद मैंने उन्हें वापस एडजस्ट करने के बारे में नहीं सोचा और मैं आगे भी उन्हें ऐसे ही बेचता रहूंगा। मैंने हमारी दवा सेल्स कैटलॉग देखी है और उनमें से ज्यादातर आम लोगों के लिए जरूरी दवाएं हैं। मैं एक डॉक्टर हूं और मैं बीमारियों का इलाज करने और लोगों को बचाने की बात कर रहा हूं। इन दवाओं से पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन्हें अपने अच्छे काम और पुण्य जमा करने जैसा समझो। ये उसकी बात सुनकर अदिति अचानक परेशान हो गई। अर्नव, प्लीज जल्दबाज में मत बनो, ठीक है? भले ही तुम एक डॉक्टर हो, लेकिन अब हम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी और एक बिजनेसमैन हैं। हमें काम करने के लिए पक्का मुनाफा होना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम कुछ ही दिनों में पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। दूसरे लोग भी घबराकर अर्नव को देखने लगे। उन्हें चिंता थी कि कहीं छोटा बॉस सलाह न सुन ले और ऐसा करने पर अड़ा रहे। आखिरकार कंपनी दूसरों की है और वे जो चाहे कर सकते हैं। चिंता मत करो, बेशक मुझे ये पता है एक बिजनेस के तौर पर हमें पैसे कमाने चाहिए, लेकिन इन प्रोडक्ट्स पर पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्नव ने कहा, हाल ही में मंजूर हुई 3 दवाओं का क्या? वे मार्केट में कब आएंगी? जब 3 नई बनी दवाओं की बात आई तो अदिति तुरंत शांत हो गई और बोली, हमने मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और अगले 2 दिनों में सेल पर होंगी। हमारी दवा इस बार क्लिनिकल ट्रायल से गुजरी है और इसका असर बहुत बहुत अच्छा है। मार्केट में मौजूद इसी तरह के प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से पछाड़ रहा है। अर्नव, क्या आप इन 3 दवाओं की कीमत ज्यादा रखना चाहते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, इससे उन दवाओं के नुकसान की भरपाई हो जानी चाहिए। ये सोचकर अदिति और भी उत्साहित हो गई और आगे बोली, बाजार के मेरे अनुमान के अनुसार हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस को देखते हुए अगर प्रॉफिट को 10 गुना या 20 गुना भी बढ़ा दिया जाए तो भी हम निश्चित रूप से बाजार पर कब्जा कर लेंगे। आखिरकार कुछ मिलते जुलते प्रोडक्ट्स का असर हमारे प्रोडक्ट्स जैसा नहीं है। अर्नव ने सिर हिलाया। ये दवाएं लोगों की जिंदगी में जरूरी मानी जाती है। इन्हें इतने महंगे दाम पर बेचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 20% प्रॉफिट जोड़ने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट 1 रुपया है और कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट 3 रुपए है तो इसे सिर्फ 5 रुपए में बेचें। अदिति ने कहा, ये अर्नव, क्या इस कीमत पर प्रॉफिट बहुत कम नहीं है? आप ज्यादा पैसे बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे और उन दवाओं के नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो, मैंने कहा कि हमारी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री पैसे कमाना चाहती है, लेकिन इन प्रोडक्ट से नहीं। अर्नव ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, हम सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली बिकने वाली दवा कौन सी है? मीटिंग में कुछ देर सन्नाटा रहा और आखिरकार सेल्स मैनेजर ने कुछ झिझकते हुए कहा, मेरे मार्केट रिसर्च के अनुसार सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स वे कामोत्तेजक दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल पुरुष करते हैं और वे निश्चित रूप से करोड़ों की है। बस बात यह है कि हमारी कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं हैं और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और सबसे जरूरी बात, इसमें समय लगता है। अर्नव ने कोई कमेंट नहीं किया और फिर कहा, बाकियों का क्या? क्या कोई और मत है? अदिति ने कहा, बाजार में ज्यादातर ज्यादा प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स वेस्टर्न दवाएं हैं। ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाएं सस्ती होती है। सच में बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं है। इस समय प्रोडक्शन की इंचार्ज महिला सुपरवाइजर ने कहा, असल में महिलाओं में सबसे ज्यादा है मार्केट में खरीदने की पावर। अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट बना सके तो बहुत अच्छा होगा।
जैसे जैसे महिलाएं बड़ी होती हैं, उनके चेहरे पर झाइयां पड़ना तय है। मैंने तो कुछ दिन पहले झाइयां हटाने के लिए 10,000 रुपए खर्च किए थे। ब्यूटी प्रोडक्ट्स सच में बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन वे दवाएं नहीं हैं और उन्हें सिर्फ बाहर से लगाया जा सकता है, अंदर नहीं लिया जा सकता। उसने तो बस अनजाने में शिकायत की थी, लेकिन अर्णव की आंखें चमक उठीं। ठीक है, बस यही। अदिति ने हैरानी से कहा, अर्णव, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम चाहते कि हम ब्यूटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, है ना? अर्णव ने कहा, यह बदलने की बात नहीं है, लेकिन मेरे पास इत्तेफाक से 2 नुस्खे हैं, जिनमें से एक का कामोत्तेजक असर बहुत अच्छा है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। दूसरा स्किन को सुंदर बना सकता है, गोरा कर सकता है और झुर्रियां हटा सकता है। औरत की स्किन को चमकदार और मुलायम बना सकता है, और झाइयां हटाना तो बस छोटी सी बात है। सच में ऐसी दवाएं भी हैं जो आपकी स्किन को सुंदर बना सकती हैं। अदिति तुरंत एक्साइटेड हो गई। अगर वे ये कर पाते, जब ये दोनों दवाएं बनकर मार्केट में आएंगी, तो ये लगभग पैसे लूटने जैसा होगा। वे रोजाना बहुत सारा पैसा कमाएंगे और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन में आ जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी दवाएं नुकसान में हैं। वे मिनटों में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बेशक, तुम बस इंतजार करो। अर्णव की विरासत में अनगिनत अमृत है। ऐसे कामोत्तेजक और ब्यूटी पिल यानी कि अमृत सबसे कम क्वालिटी के हैं, और कल्टीवेशन की दुनिया में लोग इनका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आधुनिक समाज में इन दोनों चीजों का असर बिल्कुल अलग है और वे तुरंत कैश काउ और धन की देवी बन जाती है। उसने कहा, अब तुम बस वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। दवाओं को तुरंत कम कीमत पर बेचो और बाकी 3 प्रोडक्ट्स को तुरंत बेचने के लिए तैयार करो। यह कहने के बाद वो कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गया, अपने कमरे में लौटा और इन दोनों दवाइयों को रिफाइन करने लगा। विरासत में दर्ज दवाइयों के नुस्खों के अनुसार इन दोनों दवाओं को क्रमशः लोंगयांग पिल और स्किन ब्यूटी लिक्विड कहा जाता है। बस बात यह है कि इन दोनों रेसिपी में इस्तेमाल होने वाली औषधीय सामग्री बहुत पुरानी है और कुछ फ्लेवर बहुत महंगे हैं। वे बिल्कुल भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है और उनमें सुधार करने की जरूरत है। उसने कमरे में आधे दिन तक बिना लंच किए काम किया और दोपहर में लगभग 3 या 4 बजे ही रिफाइनिंग सफल हुई। हालांकि लोंगयांग पिल और स्किन ब्यूटी सूप का यह बेहतर वर्जन गोली के ओरिजिनल वर्जन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका असर बाजार में मौजूद मिलते जुलते प्रोडक्ट्स को बिल्कुल मात देता है और इसके बेजोड़ फायदे हैं। आधे घंटे बाद अदिति और दूसरे लोग फिर से कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे। अर्णव ने पूछा, काम कैसा रहा? सेल्स डायरेक्टर ने कहा, आपके निर्देशों का पालन करते हुए मैं दवाएं लागत मूल्य पर बेचूंगा। चेन फार्मेसियों में हमारी बिक्री कीमतों का विरोध करने की कोई क्षमता नहीं है, जो बहुत कम है, और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे प्रोडक्ट्स को वापस शेल्फ पर रख दिया है। मार्केट रिसर्च के अनुसार कीमत बदलने के बाद प्रोडक्ट्स बिल्कुल प्रतिस्पर्धी थे और उन्होंने तुरंत बाजार पर कब्जा कर लिया। अर्णव ने सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया। अदिति ने उत्सुकता से कहा, हमारी दवाएं नुकसान में बेची जा रही है। आपका रिसर्च और डेवलपमेंट कैसा चल रहा है? नतीजे आ गए हैं, अर्णव ने कहा और 3 छोटी काली गोलियां निकालते हुए कहा, यह वो लोंगयांग पिल है जिसे मैंने डेवलप किया है। यह बिना किसी साइड इफेक्ट के एक कामोत्तेजक दवा है। यहां कौन इसे आजमाना चाहेगा? मैं, सेल्स डायरेक्टर ने तुरंत कहा कि 30 साल की उम्र के बाद एक काम करने वाले आदमी के तौर पर उनका शरीर थोड़ा कमजोर हो जाएगा, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से इस दवा की बहुत जरूरत है। सबसे जरूरी बात अर्णव के लिए उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट की काबिलियत है। पूरे भरोसे के साथ मुझे इस दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो उन्हें लगा कि मौजूद महिला सहकर्मियों की आंखों में अजीब सा भाव है और उन्होंने आगे कहा, ठीक है, मैं कंपनी के लिए दवा का टेस्ट भी कर रहा हूं। ठीक है, मौजूद सभी पुरुष सहकर्मी इसे आजमा सकते हैं। यह कहने के बाद उन्होंने 3 ड्रैगन टीथ सेल्स डायरेक्टर और 2 अन्य पुरुष सबॉर्डिनेट को बांट दिए। फिर उन्होंने 3 छोटी जेड बोतलें निकाली और कहा, यह वो स्किन ब्यूटी लोशन है जिसे मैंने डेवलप किया है। इसे पीने के बाद एक महिला की त्वचा तुरंत बेहतर हो जाएगी, गोरी होगी, झुर्रियां और झाइयां कम होंगी। मिस्टर अर्णव, मैं दवा आजमाने को तैयार हूं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, कई महिला सबॉर्डिनेट तुरंत चिल्लाई। कोई भी महिला खूबसूरती के लालच का विरोध नहीं कर सकती थी। अर्णव ने अदिति को छोड़कर 3 महिला सबॉर्डिनेट को 3 छोटी जेड बोतलें बांट दी। कल सुबह सभी यहां मीटिंग करेंगे ताकि दवा लेने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ इसके बारे में विस्तार से बता सकें। मीटिंग के बाद कई सबॉर्डिनेट कॉन्फ्रेंस रूम से चले गए। अदिति ने कुछ नाराजगी से कहा, अर्णव, तुमने मुझे अपना स्किन ब्यूटीफाइंग लोशन क्यों नहीं दिया? वह सिर्फ स्किन ब्यूटीफाइंग लोशन के स्ट्रीमलाइन वर्जन है जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए सही है और कम असरदार है। मैं तुम्हारे लिए एक पूरा वर्जन बनाऊंगा, अर्णव ने कहा, और तुम्हारी त्वचा पहले से ही इतनी अच्छी है, भले ही सुधार ज्यादा ना हो, फिर भी यह ट्रायल दवा जैसा असर नहीं दिखा पाएगा। वादा और तारीफ दोनों मिलने के बाद अदिति के चेहरे पर संतुष्टि का भाव आया। बस इतना ही। इसी समय
अर्णव का सेल फोन बजा। ये महिका का फोन था। अर्णव, तुम कहाँ हो? क्या तुम कंपनी आ सकते हो? ठीक है, मैं अभी आता हूं। वो जानता था कि कंपनी अभी अभी शुरू हुई है और बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए उसने फोन रखा और ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी के हेडक्वार्टर की ओर गाड़ी चलाई। आज वो एक पीली पोर्श 918 चला रहा था। समय भाटिया और रौनव बालानी ने अपनी अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट को स्पोर्ट्स कारों से भर रखा था, और जब वे बाहर निकलते थे तो कोई भी एक कार उठा लेते थे। ये कार लगभग 2 करोड़ रुपए की थी और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। वो जल्द ही कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच गया। दरवाजे से अंदर आने के बाद महिका ने फिल्म और टेलीविजन कंपनी के काम के बारे में शुरू से आखिर तक बताया और फिर थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, अर्णव, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? बेशक, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस पूछो। हालांकि दोनों के बीच सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिश्ता है, लेकिन अर्णव हमेशा इस लड़की को एक दोस्त मानता था। महिका ने अपने होंठ काटे और थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो। अर्णव थोड़ा हैरान हुआ और फिर मुस्कुराया। क्या हुआ? क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? क्या तुम्हें मेरी जरूरत है कि मैं तुम्हारा कवच बनूं? महिका ने सिर हिलाया। हाल के दिनों में वो बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई है। वो अब वैसी सामान्य इंसान नहीं रही जैसी पहले थी। चाहे उसकी फिगर हो, शक्ल हो या स्वभाव, वो निश्चित रूप से एक फर्स्ट क्लास खूबसूरत लड़की है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी, खड़ी हुई और खिड़की के पास आई। दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा। अर्णव भी खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि कंपनी के गेट के सामने एक काली BMW 7 सीरीज खड़ी थी और उसके बगल में एक सीधा सादा सूट पहने एक नौजवान खड़ा था। यह आदमी 25 साल के आसपास का लग रहा था। लंबा और तगड़ा, लगभग 1.85 मीटर लंबा और बहुत हैंडसम था। वो पक्का एक बहुत हैंडसम लड़का था। उसके हाथ में कुछ ब्लू एन्चेंट्रेस फूल थे और वो बीच बीच में कंपनी बिल्डिंग के अंदर देख रहा था। साफ है कि वह किसी का इंतजार कर रहा था। अर्णव ने थोड़ी हैरानी से कहा, माहिका, ये जवान लड़का बुरा नहीं है। लगता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और वो बहुत हैंडसम भी है। क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? माहिका ने आह भरी और उलझे हुए एक्सप्रेशन के साथ कहा। अर्णव, कुछ लोगों को सिर्फ उनके लुक से नहीं देखा जा सकता। उसका एक्सप्रेशन देखकर अर्णव ने पूछा, क्यों? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, मैं उसे जानती हूं। उसका नाम वरुण दास है। वो उस समय मेरा पहला प्यार था। माहिका ने फिर से खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसकी आंखें एकदम खाली हो गई और उसके चेहरे पर पुरानी बातें याद करने का एक्सप्रेशन था। वो मेरे हाई स्कूल का क्लासमेट था। उस समय वो पढ़ाई में भी अच्छा था, हैंडसम था और बास्केटबॉल खेलना पसंद करता था। वो हमारे स्कूल का बास्केटबॉल कैप्टन था। साथ ही उसके घर की हालत भी बहुत अच्छी थी। उसके पिता उस समय राजगढ़ शहर के मेयर थे और उनकी बहुत इज्जत थी। इसी वजह से वो कई लड़कियों की नजर में प्रिंस चार्मिंग था। बहुत सी लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेकिन उन सबको उसने मना कर दिया। उस समय मैं हमारे स्कूल की कैंपस ब्यूटी थी। हम दोनों एक ही क्लास में थे। बहुत से लोग कहते थे कि हम गोल्डन बॉय और गर्ल हैं। एक दिन उसने अचानक मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। उस समय मुझे बस प्यार हुआ था और भी मैं लड़के लड़कियों के बीच की बातों को लेकर बहुत उत्सुक थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अर्णव जानता था कि बात इतनी आसान नहीं होगी, इसलिए उसने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? महिका ने आगे कहा, उस समय हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। उसने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं इस दुनिया में हूं, वह मुझसे शादी करेगा। मैं कुछ भी बन जाऊं, वो मुझसे हमेशा प्यार करेगा। बाद में मैं फॉरेन में पढ़ने चली गई और हमने एक वादा किया था कि जब मैं भारत लौटूंगी तो उससे शादी करूंगी। फॉरेन कंट्री पहुंचने के बाद मैंने दोनों के बीच किए गए वादे को निभाया और अनगिनत लड़कों के प्रपोजल ठुकरा दिए। हालांकि उनमें से कुछ लड़के वरुण से बेहतर थे, फिर भी मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। बाद में मेरे दादाजी गुजर गए और मैं अचानक पागल हो गई। मेरे पिता के अनुसार वरुण मुझसे एक बार मिलने आया था, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अकेलेपन और उदासी की एक झलक दिखी। मैंने एक बार सोचा था कि हम दोनों के बीच का सबसे सच्चा प्यार कभी नहीं बदलेगा, चाहे हम कितनी भी मुश्किलों से गुजरे। हकीकत मेरे सोचे हुए से बिल्कुल अलग थी। सिर्फ एक बीमारी ने उस खूबसूरत प्यार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जिसकी मैंने तमन्ना की थी। और हमने जो वादे किए थे वे कुछ भी नहीं थे। जब आपने मुझे ठीक किया तो कई क्लासमेट्स ने मुझे बताया कि इस दौरान वरुण की कई गर्लफ्रेंड थी। कई वो के साथ वो खेल के भी छोड़ दिया और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और उसने मुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। हम पहले रिश्ते में पवित्र थे। हमारे रिश्ते में कोई और चाहत नहीं थी, बस प्यार था। लेकिन लगता है ये सिर्फ मेरी तरफ से थी। उसने शायद मेरे साथ नीची खेल की चाहत रखता था, जो मेरी डिटर्मिनेशन के वजह से नहीं हो पाया। लगता है उस समय
मेरे साथ रिश्ते के समय भी उसकी अनगिनत गर्लफ्रेंड रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छा हुआ। इससे मुझे एक इंसान की असली फितरत पूरी तरह से देखने को मिली। पहले मुझे लगा कि सब कुछ बीत चुका है, लेकिन 3 दिन पहले से वो हर बार काम के बाद ग्रुप के दरवाजे पर आकर मुझे परेशान करता है। उम्मीद करता है कि हम अपने पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करें। ऐसे इंसान को देखकर अब मुझे उल्टी आती है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। मैं पूरे 3 दिन से छिप रही हूं। मैं इस तरह छिप नहीं सकती, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो और उसे पूरी तरह से हार मानने पर मजबूर कर दो। उसकी कहानी सुनने के बाद अर्णव ने आह भरी और दिलासा दिया। इस तरह की बातें होती रहती है। ऐसे इंसान के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। महिका ने कहा। उदासी चली गई है। अब मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। मैं बस इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करना चाहती हूं, नहीं तो इस इंसान को देखकर मैं परेशान हो जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं इसे सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूंगा। महिका ने शुक्रगुजार होकर कहा। अर्णव, थैंक यू। दोनों ने थोड़ी देर बात की। उसने अर्णव का हाथ पकड़ा और दोनों एक कपल की तरह दरवाजे की तरफ चले गए। वरुण गुलाब के फूल लिए गेट पर घूमता रहा। यहां सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और वो चाहकर भी अंदर नहीं जा सकता था। ऊपर से वो शांत और बेफिक्र दिख रहा था, लेकिन मन ही मन वो पहले ही कोसने लगा था। ये सब घटिया लोग हैं। अगर मेरे बूढ़े बाप ने पहले ही रिटायरमेंट नहीं लिया होता तो जो भी मुझे रोकने की हिम्मत करता, मैं उसकी टांगे तोड़ देता। और वो कुतिया महिका, मैं 3 दिन से यहां तुम्हारी रखवाली कर रहा हूं और तुम अपना चेहरा दिखाने भी बाहर नहीं आई। खुद को बहुत बड़ी समझती हो, खुद को बहुत बड़ी समझती हो। यह सुनकर कि महिका पूरी तरह ठीक हो गई है और एक नॉर्मल इंसान बन गई है, वो तुरंत यहां भागा आया। इसके 2 कारण थे। पहला, उसने इतने सालों में बहुत सी औरतों के साथ मजे किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी महिका की बराबरी नहीं कर सकती थी। वो इतनी खूबसूरत औरत को किसी और के बिस्तर पर जाते हुए नहीं देख सकता था। यह सोचकर ही उसे बेचैनी होती थी। दूसरा कारण यह था कि महिका चरक गार्डन यानी कि अब का प्राचीन चिकित्सा उद्यान की अकेली वारिस थी, और वो प्राचीन चिकित्सा उद्यान 10 करोड़ों से ज्यादा का था। उसके पिता के मार्केट लीडर की पोस्ट से रिटायर होने के बाद परिवार का पैसा उसके खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा था। इस आदमी को नहीं पता था कि प्राचीन चिकित्सा उद्यान अर्णव के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है और वो प्राचीन चिकित्सा उद्यान की प्रॉपर्टी पाने के लिए महिका का पीछा कर रहा था। जब वो शिकायतों से भरा हुआ था, तभी उसने अचानक महिका को आते हुए देखा। महिका, तुम आखिरकार मुझसे मिलने बाहर आने को तैयार हो गई। वरुण गुलाब के फूल लिए हुए दौड़ कर आया। अचानक उसने बगल में अर्णव को देखा। उसका चेहरा बदल गया और उसने कहा, ये कौन है? महिका ने कहा, मैं तुम्हें मिलवाती हूं, ये मेरा बॉयफ्रेंड अर्णव है। वरुण एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर बोला, महिका, क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? इसीलिए तुमने ऐसे इंसान को ढाल बनाया है। वो तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? उसे अर्णव को नीचा दिखाते हुए सुनकर महिका का चेहरा ठंडा पड़ गया। वरुण, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड का ज्यादा सम्मान करना चाहिए। महिका, गुस्सा मत हो, बस मेरी बात सुनो। वरुण ने कहा, मुझे पता है कि मैंने उस समय जो किया वो गलत था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। तुम उस समय पागल थी और मेरे पिताजी शहर के मेयर थे। अगर तुम मेरे नजरिए से सोचो तो शहर के मुखिया का बेटा एक पागल औरत से शादी कैसे कर सकता था? अब जब तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है तो इसका मतलब है कि हमारा नसीब अभी भी है। चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हारा जरूर ख्याल रखूंगा और तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा। बस बहुत हो गया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, महिका ने सख्ती से चिल्लाकर कहा, वरुण, जो हो गया सो हो गया और मैं तुमसे अब और कुछ नहीं कहना चाहती। तुम शहर के नेता के बेटे हो और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। आज से तुम हो और मैं हूं। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। कृपया भविष्य में मुझे फिर से परेशान मत करना। वरुण ने कहा, महिका, प्लीज गुस्सा करना बंद करो, ठीक है? अगर तुम्हें ढाल ढूंढनी भी थी तो तुम्हें किसी अपने जैसे को ढूंढना चाहिए था। इस गंवार के साथ क्या चल रहा है? अर्णव ने उसे देखा और मजाक में कहा, क्या तुम मुझे नीचा समझते हो? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसकी मैं कद्र करूं? वरुण ने नफरत से कहा, क्या तुम्हारे पास 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का घर है? क्या तुम्हारे पास 30 लाख रुपए से ज्यादा की कार है? क्या तुम्हारे पास 7 अंकों से ज्यादा का डिपॉजिट है? इससे पहले कि अर्णव कुछ बोल पाता, उसने जल्दी जल्दी फिर कहा, नहीं, अगर तुम कुछ नहीं लेते तो मैं तुम्हारी क्या कीमत लगाऊं? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे पिता राजगढ़ शहर के मेयर हुआ करते थे। मेरे पास पैसा, पहचान, रुतबा, घर, कार और टैलेंट सब कुछ है। अब जब मेरा करियर अच्छा चल रहा है और मुझे जल्द ही प्रमोशन मिलने वाला है, तो तुम जैसे छोटे बच्चे में मुझसे तुलना करने की क्या काबिलियत है? इस आदमी को इतना गुस्सा करते देखकर महिका कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन अर्णव ने उसे रोक दिया। उसने वरुण की तरफ देखा और मजाक में मुस्कुराया, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? वरुण को कुछ देर तक समझ नहीं आया
कि सामने वाला लड़का क्या करना चाहता है। वो उससे नफरत करता था, तो फिर वो उसे कहानी क्यों सुना रहा था? जब वो हैरान था, तब तक अर्णव ने बोलना शुरू कर दिया था। एक खूबसूरत औरत शादी का प्रस्ताव लेकर गई और उसने 3 शर्तें रखी। पहली, वो इस जिंदगी में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे और मुझे मारे नहीं। दूसरी, वो इस जिंदगी में मुझे छोड़कर न जाए। तीसरी, वो एक मजबूत आदमी हो। नतीजतन बहुत से लोग इस शर्त को पूरा नहीं कर पाए। एक सुबह उसे दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज से जगाया गया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक विकलांग आदमी, जिसके हाथ पैर नहीं थे, व्हील चेयर पर बैठा था। फिर उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? विकलांग आदमी ने कहा, मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। खूबसूरत लड़की ने कहा, तुम? ये पूछने के लिए काफी कैसे है? मैं चाहती हूं कि तुम पहले मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो और मुझे मारो मत। विकलांग व्यक्ति ने कहा, मेरे पास हाथ नहीं है, तो मैं तुम्हें मारने के लिए किसका इस्तेमाल करूं? तो तुम्हें इस जिंदगी में मुझे छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है। विकलांग व्यक्ति ने कहा, मेरे पास पैर भी नहीं है, और तुम जहां भी मैं जाता हूं मुझे धक्का देती हो, तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? खूबसूरत लड़की ने कहा, तो तुम निश्चित रूप से तीसरा पॉइंट नहीं कर पाओगे। मुझे एक मजबूत आदमी चाहिए। विकलांग आदमी ने कहा, मेरे पास हाथ पैर नहीं है। मैंने अभी दरवाजा किस चीज से खटखटाया था? वरुण हैरान रह गया, तुम मुझे यह बताकर क्या कहना चाहते हो? मास्टर वरुण, तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम का नहीं है। अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूं। देखो, तुमने पहले ही कह दिया है कि मेरे पास घर नहीं है, पैसे नहीं, गाड़ी नहीं है, और मैं बहुत हैंडसम हूं। तुम्हारे जितना हैंडसम नहीं। लेकिन बांशिया मुझे पसंद करती है, लेकिन तुम्हें नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझमें ऐसी खासियतें हैं जो तुम में नहीं है। तुम पूरी जिंदगी मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। महिका बहुत ज्यादा IQ और EQ वाली औरत है। इस समय वो तुरंत समझ गई कि अर्णव क्या कहना चाह रहा था। खैर, उसके गाल तुरंत लाल हो गए और उसने शर्माते हुए उसकी कमर पर चुटकी काटी। अर्णव, तुम सब कुछ क्यों कहते हो? तुम बहुत शैतान हो। तुम। वरुण इतना गुस्सा था कि उसका चेहरा लाल हो गया था। हालांकि अर्णव ने अभी अभी एक घिसापिटा मजाक किया था, लेकिन उसने जो मैसेज दिया वो बहुत गहरा था, और महिका के रिएक्शन ने इस बात को और पक्का कर दिया। उन दोनों के बीच सच में वैसा ही रिश्ता था। यह लड़का इतना जल रहा था कि उसने तुरंत उस औरत का सीन इमेजिन कर लिया जिसे वो पसंद करता था। वो किसी और के साथ सेक्स कर रही थी और उसके फेफड़े फटने वाले थे। बेशर्म, बस मेरा इंतजार करो, उसने कहा, और अपने हाथ में पकड़े गुलाब जमीन पर फेंक दिए और फिर उन पर जितनी जोर से हो सके पैर रखा, जैसे वो अर्णव के गुस्से वाले चेहरे पर पैर रख रहा हो। फिर वो लड़का BMW 7 सीरीज में बैठा और इंजन की तेज आवाज के साथ चला गया। अर्णव ने महिका की तरफ देखा, ओके का इशारा किया और कहा, हो गया। तुम कुछ क्यों नहीं कहते? महिका अभी भी शर्मा रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे। अर्णव ने मासूमियत से कहा, क्या हुआ? मैंने क्या कहा? क्या मैंने उसे सिर्फ एक मजाक नहीं सुनाया? महिका ने नखरे से कहा, यह किस तरह का मजाक है? यह कितना अच्छा मजाक है। यह आसान और समझने में आसान है, साफ कहानी और साफ तर्क के साथ। उसे तुरंत मेरे और उसके बीच का फर्क समझ में आ गया। भले ही उसके पास घर और गाड़ी है और उसके पास इतने सारे फायदे हैं जिनकी मैं बराबरी नहीं कर सकता, तो क्या? आखिर वो मेरे खासियत की वजह से हार गया। उस खासियत का मतलब सोचते हुए महिका और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। तुमने फिर भी ये कहा, मैं ये क्यों नहीं कह सकता? मेरी मेडिकल स्किल्स दुनिया में सबसे अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। मैं अपनी मेडिकल स्किल्स के बिना तुम्हारी बीमारी कैसे ठीक कर सकता था? मेरा तो ये मतलब ही था। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ठीक है। महिका एक पल के लिए चुप हो गई। वो जिसने फॉरेन कंट्री में डिबेट चैंपियनशिप जीती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अर्णव ने एक शरारती मुस्कान दिखाई। महिका, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि? ये कहते ही वो तुरंत रुक गया, लेकिन महिका ने बार बार हाथ हिलाए। नहीं नहीं, मैंने भी यही सोचा था। वो एक पीली फूलों वाली लड़की अभी अपनी सच्ची बातें बताने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? मैं बस इतना कहना चाहता हूं, हालांकि हैंडसम होना भी मेरी खासियत है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसका इस्तेमाल लोगों पर हमला करने के लिए करूं तो ये बुरा होगा। अर्णव ने आगे कहा, मामला सुलझने के बाद फिर से काम से छुट्टी का समय हो गया है। क्या तुम साथ वापस जाना चाहती हो? मैं तुम्हें राइड पर ले चलूंगा। महिका को एहसास हुआ कि उसे फिर से धोखा दिया गया है। उसने उसे घूर कर देखा और कहा, नहीं, हाल ही में कंपनी बनने के बाद से बहुत सारी चीजें हुई हैं और मैं यही रह रही हूं। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। अगर भविष्य में आपको इस तरह की कोई और परेशानी होती है तो मैं उसे हल करने में आपकी मदद करूंगा। अर्णव ने एक मजाक से अपने विरोधी को हरा दिया, सीटी बजाते हुए कार में बैठा और राजगढ़ शहर की ओर तेजी से निकल गया।
महिका सीधे वापस नहीं गई, बल्कि दरवाजे के सामने खड़ी होकर हैरानी से उसकी पीठ को देखती रही। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। कंपनी में इतने सारे लोग, लक्षित समेत, हाल ही में यही रह रहे हैं। उसने उससे अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए क्यों कहा? किसी और को क्यों नहीं ढूंढा? क्या वो अनजाने में उम्मीद कर रही थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए? वो अपने अचानक आए इस ख्याल से चौंक गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसे पसंद करती हो? महिका को अपने गाल गर्म महसूस हुए और फिर उसके दिल में निराशा की भावना पैदा हुई। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि वो इस आदमी के लायक नहीं थी। जब से वो बच्ची थी, वो एक गर्वित, खास लड़की रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे शर्म महसूस होगी, क्योंकि वो किसी के लायक नहीं है। लेकिन अभी उसे ठीक वैसा ही महसूस हो रहा है। अर्णव बहुत शानदार है। मेडिकल स्किल्स के मामले में वो उसके पिता और यहां तक कि उसके दादा से भी आगे है। पैसे के मामले में उसके पास अनगिनत दौलत है। डॉक्टर वैद्यराज फार्मास्यूटिकल कंपनी और ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी में शेयर, साथ ही अनगिनत हीरे उसे कम से कम दसियों अरब का मालिक बनाते हैं। काबिलियत के मामले में समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसके सामने कोई मुश्किल नहीं लगती, जिससे उसके जैसी घमंडी और अकड़ू लड़की भी उस पर निर्भर महसूस करती है। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कंपनी की ओर वापस मुड़ गई। अर्णव अभी शहर में पहुंचा ही था कि अचानक उसकी जेब में उसका सेल फोन बजा। उसने गाड़ी धीमी की और कॉल उठाया। यह बिसाल का कॉल था। अर्णव, तुम कहाँ हो? अर्णव ने कहा, मैं अभी शहर लौटा हूं और जल्द ही हमारे कॉलेज के गेट पर पहुंच जाऊंगा। बहुत बढ़िया, मैं यही कॉलेज में हूं। इधर आ जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। अर्णव ने फोन रखा और जल्दी से गाड़ी चलाकर राजगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर पहुंचा। थोड़ी देर में बिसाल एक इंटरनेट कैफे से बाहर भागा। जब उसने पोर्श 918 देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, इस गाड़ी की कीमत कितनी है? अर्णव ने कहा, मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन ये 2 करोड़ से कम नहीं होगी। बिसाल ने जोश में कहा, बढ़िया, मुझे अपनी गाड़ी दे दो। तुम्हें गाड़ी क्यों चाहिए? तुम लड़कियों को पिकअप तो नहीं करना चाहते, है ना? अर्णव ने यह कहा, लेकिन सीधे गाड़ी की चाबियां फेंक दी। 2 लोगों के रिश्ते में एक कार कुछ भी नहीं है। तुम किस तरह की लड़की को डेट कर रहे हो? कोई मेरी लड़की को चुराना चाहता है। बिसल ने घटना की कहानी बताई। पता चला कि एक अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के को पिछले 2 दिनों से मोहिनी पसंद आ गई थी और वो अक्सर होटल के सामने दिखावा करने के लिए 10 लाख से ज्यादा की फेरारी चलाकर आता था। हालांकि मोहिनी ने उस आदमी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बिसल को बुरा लगा और वो अर्णव से एक अच्छी कार उधार लेकर उस लड़के को सबक सिखाना चाहता था। आखिर में उसने कहा, अर्णव, मैं ये कार कुछ दिन के लिए इस्तेमाल करूंगा और 2 दिन में तुम्हें वापस कर दूंगा। अर्णव ने कहा, यह सिर्फ 1-2 दिन के लिए है। अगर तुम्हें पसंद है तो पहले इसे ले जाओ। ठीक है, मैं पहले चलता हूं। बिसल ने कहा, पोर्श में कूदा, एक्सीलरेटर दबाया और चला गया। आरे लड़के, अर्णव असल में चाहता था कि वो उसे लिफ्ट दे दे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तुम सच में बहुत तेज भागते हो। उसने सिर हिलाया और असल में टैक्सी लेकर वापस जाना चाहता था, लेकिन तभी एक बस आ गई। मुझे अपनी विरासत मिलने से पहले बसें यात्रा के लिए स्टैंडर्ड थी, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैंने कुछ समय से बस में सफर नहीं किया है। ये सोचकर उसने टैक्सी लेना छोड़ दिया और सीधे एक सिक्का निकालकर बस में चढ़ गया। बस में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उसे पीछे एक सीट मिल गई और वो बैठ गया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब वो अगले स्टॉप पर पहुंची तो बस रुकने के बाद एक सफेद ड्रेस वाली लड़की ऊपर चढ़ी। इस लड़की के गाल बहुत नाजुक थे और वो बहुत सुंदर दिख रही थी। वो लगभग 17 या 18 साल की थी। उसने एक लंबी सफेद स्कर्ट पहनी हुई थी। वो मासूम और प्यारी लग रही थी। वो किसी स्कूल की कॉलेज स्टूडेंट जैसी लग रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की बस में आई और तुरंत अनगिनत पुरुष जीवों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सबने तिरछी नजर से देखा। कुछ आदमियों की तो सांसें भी तेज हो गई। कार में कुछ ही खाली सीटें बची थी और एक सीट अर्णव के बगल में थी। लड़की की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यही बैठेगी। लेकिन उसी पल 3 और लोग आए, जिनमें से एक बैसाखी वाला लंगड़ा आदमी था और उसकी उम्र लगभग 40 या 50 साल लग रही थी। उसके पीछे 60 साल का एक बूढ़ा आदमी था, जिसने सोने के फ्रेम वाला चश्मा और ट्यूनिक सूट पहना हुआ था। वो सज्जन और सभ्य लग रहा था। वो एक पुराना प्रोफेसर था जो अभी अभी किसी यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ था। उस बूढ़े आदमी के पीछे एक टीनेजर लड़का था, जिसके बाल छोटे कटे हुए थे और वो बहुत मजबूत और ताकतवर दिख रहा था। वे तीनों लोग अलग अलग कार में चढ़े। उनके कपड़े और स्वभाव पूरी तरह से अलग थे। बाहर वालों की नजर में वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी लग रहे थे, लेकिन अर्णव ने एक नजर में ही इन तीनों लोगों के बीच की समानताएं देख ली। यानी उनकी आंखों में एक हल्की सी कातिलाना चमक थी
और उनके शरीर की आभाएं बहुत मिलती जुलती थी। साफ तौर पर वे एक जैसे थे। जैसे ही सफेद कपड़े वाली लड़की अर्नव के पास आने वाली थी, उस लंगड़े आदमी ने अपनी बैसाखी आगे बढ़ाकर उसका रास्ता रोक दिया। इस समय एक अधेड़ उम्र की औरत अर्नव के बगल में बैठ गई। जब बस ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, तो बस की सभी सीटें भर चुकी थी और 7-8 यात्री खड़े थे। सफेद कपड़े वाली लड़की ने सीट न मिलने पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई। आखिरकार बस में यह बहुत आम बात थी। उसने हाथ बढ़ाकर अपने सिर के ऊपर की आर्मरेस्ट पकड़ी और चुपचाप वही खड़ी हो गई। अर्नव ने लंगड़े आदमी से कहा, भाई आओ और मेरे साथ यहां बैठ जाओ। लंगड़े आदमी ने एक सादी और सच्ची मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं छोटे भाई, मैं बस खड़ा रहूंगा। इस समय पास के कई लोगों ने लंगड़े आदमी को अपनी सीटें दी, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पैरों में कुछ दिक्कत है और मैं उन्हें बिल्कुल मोड़ नहीं सकता। खड़े रहना ज्यादा आरामदायक है। एक डॉक्टर की प्रोफेशनल आदत के चलते अर्नव ने अपनी नजर से लंगड़े आदमी के पैर को देखा और फिर उसकी भौहें तंग गई। इस आदमी के पैर में बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं था। वो बस लंगड़ा होने का नाटक कर रहा था। अगर ये आदमी सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी होता तो लंगड़ा होने का नाटक करना नॉर्मल होता। आखिरकार आजकल ये बहुत आम बात है। लेकिन ये आदमी बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था और बिल्कुल भी भिखारी नहीं था। दूसरा बूढ़ा आदमी और अधेड़ उम्र का आदमी लंगड़े आदमी के साथ मिलकर अनजाने में ही एक त्रिकोण बना रहे थे, जो बीच में सफेद कपड़े पहनी लड़की को घेरे हुए थे। अर्नव ने उन तीनों लोगों को दिलचस्पी से देखा। ये देखना चाहता था कि वे क्या करना चाहते हैं। ये लड़की सिर्फ एक स्कूल की लड़की है और वो कपड़ों में आम दिखती है। वो किसी अमीर इंसान जैसी नहीं दिखती। उसे 3 लोगों द्वारा लूटे जाने लायक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बलात्कार की बात आती है तो शायद वे पब्लिक में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। गाड़ी आगे बढ़ती रही और उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और अपनी नजर से उन तीनों लोगों पर ध्यान देते हुए अलग अलग खबरें देखने लगा। दूसरे लोग या तो अपने मोबाइल फोन से खेल रहे थे या खिड़की के बाहर का नजारा देख रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इसी पल लंगड़े आदमी ने अचानक चिल्लाया, अरे हे भगवान, मेरे मोबाइल फोन को क्या हुआ? और मेरा बटुआ भी खो गया। इस समय वो घबराया हुआ दिख रहा था और अपने सामने ड्राइवर से चिल्लाया, ड्राइवर ड्राइवर, गाड़ी जल्दी रोको। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी उम्र 40 या 50 के आसपास थी। हालांकि वो बहुत मजबूत नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा सीधा साधा था। ब्रेक लगाने के बाद वो पीछे मुड़ा और पूछा, क्या हो रहा है? इस समय कार में बैठे दूसरे यात्रियों ने भी ये देखने के लिए ध्यान दिया कि क्या हुआ। लंगड़े आदमी ने घबराकर कहा, मेरा मोबाइल फोन और मेरा बटुआ खो गया है। बटुए में 3000 रुपए थे। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है और ये अगले सेमेस्टर की उसकी फीस है। जब उस आदमी ने यह कहा तो उसकी आवाज भर्रा गई और वो रोने लगा। बच्चे की मां जल्दी मर गई थी और मैंने उसे अकेले पाला पोसा और रोज जूते पॉलिश करके गुजारा करता हूं। ये 3000 रुपए मेरी मेहनत की कमाई है, जो मेरे बच्चे के अगले सेमेस्टर की फीस है। आप में से किसने मेरा पैसा चुराया है? प्लीज मुझे पैसे वापस दे दो, प्लीज, नहीं तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। अर्नव के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। दूसरे लोग कुछ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वह इसे साफ देख सकता था। हालांकि वो लंगड़ा बहुत दुखी होकर रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई दुख नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर साजिश का भाव था। इस समय उसने एक हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी और डिब्बे में बैठे यात्रियों के सामने झुकते हुए कह रहा था, मेरे पैर खराब हैं और मैं आपके सामने घुटने नहीं टेक सकता, लेकिन मैं आपसे भीख मांगता हूं। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए, नहीं तो मेरे बेटे की सालों की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। इस आदमी की भावुक एक्टिंग ने तुरंत कई लोगों की हमदर्दी जीत ली। कमीने चोर, तुम इतने बुरे क्यों हो? ये तो अपाहिज लोगों से भी पैसे चुराता है। हाँ, देखो लोगों को कितनी मुश्किल होती है। उसने अपने बच्चों की ट्यूशन के लिए 3000 रुपए कमाए थे और फिर किसी ने ले लिए। मेरा जमीर कुत्तों ने खा लिया। ये देखकर सफेद कपड़े पहनी लड़की ने तुरंत अपने चेहरे पर हमदर्दी दिखाई और उस लंगड़े आदमी को दिलासा दिया, अंकल दुखी मत होइए, अगर कुछ खो गया है तो हम पुलिस को बुला सकते हैं और पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ये कहकर उसने अपने सामने ड्राइवर को चिल्लाकर कहा, मालिक पहले दरवाजा बंद करो और किसी को अंदर या बाहर मत आने दो। फिर उसने कार में दूसरे यात्रियों से चिल्लाकर कहा, सब लोग कृपया खिड़कियां बंद कर दें और चोरों को चोरी का सामान हटाने न दें। लड़की की बात सुनकर किसी ने भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ड्राइवर ने पहले दरवाजा बंद किया और फिर यात्रियों ने खिड़कियां बंद कर दी। इस समय प्रोफेसर जैसे दिखने वाले बूढ़े आदमी भी खड़े हो गए और गुस्से से बोले, भाई चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे पैसे और मोबाइल फोन कार में खोए हैं, हम निश्चित रूप से उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे।
फिर उसने जोर से सबको चिल्लाकर कहा, गाड़ी में चोर, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम जिंदा रहने के लिए चीजें चुराते हो, लेकिन अमीर लोगों से चोरी करना ठीक है और आम लोग इसे मुश्किल से बर्दाश्त कर पाते हैं। लेकिन तुम्हें विकलांग लोगों से पैसे नहीं चुराने चाहिए। ये एक बिजली गिरने जैसा होगा। इस बड़े भाई के लिए पैसे कमाना आसान नहीं है। उसे 3,000 रुपए कमाने के लिए दूसरों के कई जोड़ी जूते ठीक करने पड़ते हैं, जो उसके बच्चों की स्कूल की फीस है। अगर तुम पैसे ले जाओगे तो ये दूसरे लोगों के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। भले ही तुम अच्छे इंसान न हो, फिर भी तुम्हारी अपनी एक हद होनी चाहिए। जब तक तुम खुनमांस के इंसान हो, जब तक तुम्हारे अंदर थोड़ी भी जमीर है, जल्द से जल्द पैसे वापस कर दो और मैं गारंटी देता हूं कि बड़ा भाई तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो एक बार पुलिस आ गई तो तुम्हें बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। वो बूढ़ा आदमी एक पुराने प्रोफेसर जैसा लग रहा था और वो इससे बात कर रहा था, जिससे लोगों को उस पर पूरा भरोसा हो रहा था। ये कहने के बाद उसने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, कृपया सहयोग करें और इस बड़े भाई को एक मौका दें और चोर को भी एक मौका दे। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। मैं 60 तक गिनूंगा और चोर से कहूंगा कि वो पैसे रास्ते में फेंक दे। जैसे ही पैसे वापस मिल जाएंगे, सब लोग ऐसा दिखाएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। सबने बात सुनी और अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दिया। बात खत्म करने के बाद उसने सबसे पहले अपनी आंखें बंद की और फिर गिनना शुरू किया, 1, 2, 3। उसे ऐसा करते देखकर गाड़ी में बैठे यात्रियों ने भी खुशी खुशी सहयोग किया और एक एक करके अपनी आंखें बंद कर ली, इस उम्मीद में कि उनके काम से चोर पर असर पड़ेगा और वो चोरी की चीजें लंगड़े आदमी को वापस कर देगा। सफेद कपड़े वाली लड़की ने तो और भी ज्यादा सहयोग किया। हालांकि वो खड़ी थी, फिर भी उसने अपनी दोनों खूबसूरत बड़ी आंखें कसकर बंद कर ली। उसका इतना गंभीर चेहरा देखकर अर्णव थोड़ा इमोशन हो गया। ये बच्ची सच में बहुत दयालु थी। उसी समय उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि अपनी आध्यात्मिक चेतना के कारण आंखें बंद करने के बाद भी उसे गाड़ी में सब कुछ साफ साफ देखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब बूढ़े प्रोफेसर ने 10 तक गिना तो लंगड़े आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा, ये पक्का करने के लिए कि किसी ने उसे नोटिस नहीं किया है। फिर उसने एक वॉलेट और एक मोबाइल फोन निकाला और उन्हें सफेद कपड़े पहनी लड़की के बैग में बहुत तेजी से डाल दिया, बिना किसी दुख के निशान के। इस स्तर के मास्टर के लिए अगर सबकी आंखें बंद हो तो क्या, अगर वे अपनी आंखें खोल भी ले तो भी किसी के लिए उसके व्यवहार का पता लगाना मुश्किल होगा। ये सच में बहुत तेज है। मैं तुम्हें रोकूंगा। मैंने दूसरों को फंसाने के लिए इतनी सारी चीजें की है। अर्णव खुद असल में एक कॉलेज स्टूडेंट था और उसकी बहन भी बाहर काम और पढ़ाई कर रही थी। इसके अलावा सफेद कपड़े पहनी लड़की सुंदर और दयालु थी और वो नहीं चाहता था कि ऐसे अच्छे इंसान को दुख हो, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। जब लंगड़े आदमी ने यह सब कर लिया तो उसने बूढ़े आदमी के कंधे पर थपथपाकर इशारा किया कि सब हो गया है और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसा कि उम्मीद थी, ये सभी लोग एक साथ हैं। एक सोच के साथ अर्णव ने लड़की के बैग से वॉलेट और मोबाइल फोन निकालकर स्टोरेज रिंग में रख दिया और फिर उन्हें बूढ़े आदमी की जेब में डाल दिया। जल्द ही बूढ़े आदमी ने 60 तक गिनना पूरा किया और बस में सभी यात्रियों ने अपनी आंखें खोल ली। सभी ने एक साथ कार के चारों ओर देखा, ये देखने के लिए कि क्या चोर में कोई जमीर बचा है और उसने अपना वॉलेट और मोबाइल फोन वापस फेंक दिया है। लोग निराश हुए। गलियारे खाली थे, वॉलेट या सेल फोन का कोई निशान नहीं था। अरे कमीने, ये चोर कितना बेशर्म है। सब लोग उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने अभी तक पर्स वापस नहीं किया। अगर मुझे ऐसा आदमी मिल गया तो मैं उसके पैर तोड़ दूंगा। चोर को हर हाल में ढूंढकर जेल भेजना चाहिए। ऐसे आदमी को जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए। बस में न्याय की भावना जाग उठी और सबने उस बेईमान चोर की निंदा की। फिर लंगड़ा आदमी फिर से रोया, हे भगवान, तुम कमीने चोर, तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। वो मेरे बेटे की ट्यूशन फीस है, प्लीज मुझे जल्दी पैसे वापस कर दो। पैसे के बिना मेरा बेटा स्कूल कैसे जाएगा? वो एक अच्छा स्टूडेंट है जिसका नैतिक चरित्र और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसे इस तरह बर्बाद नहीं किया जा सकता। यह आदमी सच में एक्टिंग में बहुत अच्छा था। वो इतना रोया कि उसकी नाक बहने लगी और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत दयनीय लग रहा था। इस समय बूढ़ा आदमी फिर से गुस्से वाले चेहरे के साथ खड़ा हुआ। कमीने चोर, तुम्हें कोई शर्म नहीं है ना? हमने अभी तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन बदकिस्मती से तुम उसकी कद्र करना नहीं जानते, इसलिए हमें बेरहम होने का दोष मत देना। उसने लंगड़े आदमी से कहा, भाई, तुम्हारा मोबाइल फोन नंबर क्या है? मैं तुम्हें फोन करूंगा। हो सकता है चोर ने अभी अभी चीज ली हो और उसे बंद करने का समय न मिला हो। जैसे ही फोन बजेगा उसे तुरंत पकड़ा जा सकता है। अगर उसने अपना सेल फोन बंद भी कर दिया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे खराब स्थिति में हम पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से हमारे लिए इस मामले को देखने के लिए कह सकते हैं।
न्याय होगा। जब समय आएगा तो कार में बैठे हर व्यक्ति की एक एक करके तलाशी ली जाएगी, ताकि ये देखा जा सके कि वो कहीं और छिपा तो नहीं है। सफेद कपड़े पहनी लड़की ने सिर हिलाया और कहा, हाँ अंकल, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक चोर कार में है, चीजें कहीं नहीं जा सकती। मैं बस कार में हो रहे शोर को सुन रही थी। किसी ने खिड़की नहीं खोली या दरवाजा नहीं खोला। आपका बटुआ और मोबाइल फोन जरूर कार में ही होंगे। दोनों लोगों की बातें सुनकर कार में बैठे दूसरे लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। लंगड़े आदमी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, धन्यवाद भले लोगों, मुझे पैसे वापस कैसे भी चाहिए। वो मेरे बेटे की ट्यूशन फीस है। चिंता मत करो भाई, मैं अभी फोन करता हूं। इतना कहकर बूढ़े आदमी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और कहा, भाई तुम्हारा फोन नंबर क्या है? लंगड़े आदमी ने एहसानमंद चेहरे से अपना नंबर कहा। बूढ़े आदमी ने फोन नंबर डाला, फिर डायल बटन दबाया और जल्द ही कार में एक मधुर संगीत बजने लगा। मेरे बूढ़े पिता, मेरे सबसे प्यारे इंसान। लंगड़े आदमी ने उत्साह से कहा, हाँ यही रिंगटोन है। मेरे बेटे ने इसे मेरे लिए सेट किया था। जैसा सोचा था, इस कमीने को अभी तक अपना फोन बंद करने का समय नहीं मिला है। अब वो भाग नहीं सकता। हर कोई अपने दिल में यही सोच रहा था और संगीत की आवाज का पीछा किया। आखिरकार वे ये देखकर हैरान रह गए कि संगीत बूढ़े आदमी की जेब से आ रहा था। बूढ़ा आदमी अपनी आंखों में गर्व के भाव के साथ अपना मोबाइल फोन पकड़े हुए था, ये सोचकर कि उसने सब कुछ एकदम सही किया है। लेकिन जब उसने देखा कि सब लोग उसे देख रहे हैं, तो उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। और फिर उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर उसका सेल फोन बज रहा है। सबकी नजरों के सामने उसने हाथ बढ़ाया और अपनी जेब से एक मोबाइल फोन और एक बटुआ निकाला। माहौल तुरंत अजीब हो गया। क्या हो रहा है? क्या ये बूढ़ा आदमी चोर है? मैंने एक साधु होने का नाटक किया, लेकिन पता चला कि मैं एक चोर था और एक चोर को पकड़ना चाहता था। मैंने इतनी उम्र में कुछ बुरा किया और आखिरकार चोर बन गया। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये एक बूढ़ा प्रोफेसर है। वो दूसरे लोगों की चीजें कैसे चुरा सकता है? डिब्बे में हर कोई बहुत बातें कर रहा था। उनकी आंखें बूढ़े आदमी के चेहरे पर टिकी थी और वे उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। लंगड़ा आदमी तैयार था और पूरी ताकत से तैयार था। कहानी के हिसाब से आगे बढ़ने और सफेद कपड़े वाली लड़की को पकड़ने का इंतजार कर रहा था। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कहानी बदल जाएगी। जो मोबाइल फोन और बटुआ मैंने लड़की के बैग में डाला था, वो आखिरकार साथी की जेब में पहुंच गया। अचानक हुए इस बदलाव से वो थोड़ा घबरा गया और वो वहां हक्का बक्का खड़ा रह गया। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन वो फिर भी बहुत बूढ़ा था। उसने जल्द ही खुद को संभाला, फोन और बटुआ अपने हाथों में लिया और कहा, भाई सब लोग, मैंने ये चीज बिल्कुल नहीं चुराई है। जरूर चोर को हमारे कारण कोई रास्ता नहीं मिला होगा और आखिरकार उसने चोरी का सामान मेरी जेब में डाल दिया, मुझे फंसाने के मकसद से, क्योंकि मैंने अभी अभी उसका पैसे कमाने का रास्ता खराब किया था। बूढ़ा आदमी नरम और मिलनसार लग रहा था। यह कहने के बाद उसने तुरंत कई लोगों का भरोसा जीत लिया। इस समय लंगड़ा आदमी भी होश में आया और बोला, भाई मुझे तुम पर विश्वास है। तुमने जरूर ये चीज नहीं चुराई होगी, नहीं तो तुम ये आइडिया नहीं सोचते। मुझे लगता है कि मामला यही है। ये बूढ़ा आदमी चोर जैसा नहीं लगता, नहीं तो वो कुछ चुराकर खुद ही फोन क्यों करता। उस कमीने चोर ने तो सच में किसी और को फंसाना शुरू कर दिया। लेकिन अब असली दिक्कत यह है, जब बूढ़े आदमी के पास सब कुछ मिल गया है तो चोर कौन है? अब जब बातें चल रही हैं, तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें अभी तक पता नहीं चला कि चोर कौन है। पर्स और सेल फोन किसने चुराया? ठीक है, सब लोग चुप हो जाओ। बोलने वाला वो छोटा सा क्रू चीफ था जो उसके बगल में चुपचाप खड़ा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी लाल नोटबुक निकाली और कहा, दोस्तों, मैं राजगढ़ शहर की एंटी पॉकेट ब्रिगेड का सदस्य हूं। हाल ही में इस ट्रेन में लोगों का सामान अक्सर खो जाता है और हमें एक रिपोर्ट मिली थी, इसलिए हम आज खास तौर पर चोर को पकड़ने के लिए यहां आए हैं। पता चला कि डिब्बे में एंटी पॉकेट टीम के सदस्य हैं, तो मामला संभालना आसान हो जाएगा। चोर जरूर पकड़ा जाएगा। उस व्यक्ति ने अपनी पहचान बताने के बाद तुरंत सबका सम्मान और पहचान हासिल कर ली। उसने आगे कहा, असल में मैंने अभी सब कुछ साफ साफ देखा। इस बूढ़े आदमी के साथ सच में गलत हुआ। उसने कुछ नहीं चुराया, बल्कि उसे फंसाया गया। किसी ने पूछा, भाई क्या आपको पता है कि चोर कौन है? उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, बेशक मुझे पता है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अर्णव ने हल्का सा सिर हिलाया। ये लोग काफी अच्छी तैयारी के साथ आए थे। अगर एक प्लान फेल होता तो वे दूसरा ट्राई करते। ऐसा लग रहा था कि ये लड़की अभी भी मुसीबत में है। तो वो कौन है? उसे जल्दी ढूंढो और देखो कि मैं उसे मारता हूं या नहीं। हाँ, ये चोर सच में बहुत बुरा है। उसने न सिर्फ विकलांग लोगों का सामान चुराया, बल्कि ऐसे अच्छे बूढ़े आदमी को भी फंसाया। उसे बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो। देखते हैं कि चोर कैसा दिखता है। सबके गुस्से के बीच
तीसरा साथी ने सबको चुप रहने का इशारा करते हुए हाथ हिलाया, फिर अपना हाथ उठाकर सफेद कपड़े पहनी लड़की की ओर इशारा किया। वो चोर है। अरे! डिब्बे में लोग हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चोर ये खूबसूरत लड़की होगी। भाई, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या सच में वह है? बेशक ये गलत नहीं है। मैं चुपके से देख रहा था। जब मैंने अपनी आंखें बंद की तभी मैं चुपके से देख रहा था। उसी लड़की ने बूढ़े आदमी की जेब में अपना वॉलेट और मोबाइल फोन डाला था। यह कहकर उस छोटे लड़के ने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और गंभीरता से कहा, भले ही न्याय में देर हो सकती है, लेकिन वो कभी नहीं मिलेगा। तुम गिरफ्तार हो। यह कहने के बाद उसने लड़की की कलाई पकड़ी और उस पर हथकड़ी लगा दी। हे भगवान, मुझे सच में एहसास नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की असल में चोर है। यह सच है कि लोगों को उनके रूप से नहीं आंका जाता। वो इतनी खूबसूरत है, फिर भी वो चीजें चुराती है। अगर वो कुछ बुरा करती, भले ही वो कुछ बेचने के लिए बाहर जाती, तो भी ये चोर होने से 10 गुना बेहतर होता। वो जवान दिखता है, कॉलेज स्टूडेंट जैसा, फिर भी वो ऐसा अनैतिक काम करता है। हर कोई चोरों से नफरत करता है। अगर वो लड़की इतनी खूबसूरत नहीं होती तो लोग उस पर टूट पड़ते और उसे पीटते। लंगड़े आदमी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे लड़की, तुम अभी यहां अच्छे इंसान होने का नाटक कर रही थी। तुम इतनी सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा इतनी काली है कि तुमने मेरे बेटे की ट्यूशन फीस भी चुरा ली। जो कुछ हुआ उससे लड़की हैरान रह गई। जब तक उसे हथकड़ी नहीं लगी तब तक उसे होश नहीं आया और वो घबराकर चिल्लाई, भाई, आपको गलतफहमी हुई है। मैं चोर नहीं हूं। मैंने सच में इस बड़े भाई से कुछ नहीं चुराया और नहीं मैंने इस बूढ़े आदमी को फंसाया है। बहस करना बेकार है। जांच के लिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। कानून तुम्हें सही सजा देगा। बात खत्म करने के बाद तीसरा व्यक्ति ने अपनी जेब से एक वॉकी टॉकी निकाला। कैप्टन, मैंने बस नंबर 13 पर एक महिला जेबकतरनी को पकड़ा है। कृपया गाड़ी लेकर आएं। वॉकी टॉकी रखने के थोड़ी देर बाद ही एक वैन बस के सामने आकर रुकी। तीसरा साथी ने ड्राइवर से कहा, कृपया दरवाजा खोलें, हम इसे आगे की जांच के लिए वापस ले जा रहे हैं। ड्राइवर ने बिना किसी हिचकिचाहट के गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। बच्ची ने घबराकर चिल्लाया, भाई, ये सच में मैं नहीं हूं। मैंने सच में कुछ नहीं चुराया। अच्छे लोगों पर बेवजह इल्जाम मत लगाओ। पहले हमारे साथ वापस आओ, हम मामले का पता लगाएंगे। हम किसी अच्छे इंसान पर गलत इल्जाम नहीं लगाएंगे, लेकिन हम किसी बुरे इंसान को कभी जाने नहीं देंगे। तीसरे साथी सिर वाले ने लंगड़े आदमी और बूढ़े आदमी से कहा, तुम भी मेरे साथ आओ और वहां जांच में सहयोग करो। ठीक है, धन्यवाद कॉमरेड, मेरा नाम साफ करने के लिए। बूढ़ा आदमी बहुत शुक्रगुजार था। बोलने के बाद वो लंगड़े आदमी के साथ कार से उतरा और पहले वैन में चढ़ गया। लड़की के पास उसके साथ कार से उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था, इस उम्मीद में कि वहां पहुंचने पर बातें साफ हो जाएंगी। जैसे ही तीसरा व्यक्ति कार से उतरने वाला था, उसके पीछे से किसी ने आवाज दी, 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं गवाह बनूंगा। बोलने वाला स्वाभाविक रूप से अर्णव था। उसके सामने ये लोग साफ तौर पर एंटी पॉकेट स्क्वाड के सदस्य नहीं थे। लड़की को इतनी कोशिशों के बाद वे ले गए थे और कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि उसके साथ क्या होगा। ऐसी परिस्थितियों में वो स्वाभाविक रूप से चुपचाप बैठकर इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तीसरा व्यक्ति ने पीछे मुड़कर उसे देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी। छोटे भाई, हमारे पास सबूत काफी है। ये बूढ़ा सज्जन और मालिक दोनों गवाह हैं, इसलिए आपको एक और चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अर्णव ने कहा, मैं उस लड़की के लिए गवाही देना चाहता हूं। मैंने अभी साफ देखा कि उसने कभी कुछ नहीं चुराया। तीसरा व्यक्ति ने माथे पर शिकन डाली। दिल से वो इस आदमी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। हालांकि ऐसा कमजोर लड़का कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बेवजह की परेशानी नहीं चाहता था। अर्णव ने कहा, भाई, क्या आप नहीं चाहते कि मैं अपनी गवाही दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? कानून हमेशा निष्पक्ष होता है। चूंकि आप गवाह बनने को तैयार हैं, तो हमारे साथ आइए। तीसरा व्यक्ति के बोलने के बाद वो अर्णव के साथ वैन में चढ़ गया। दरवाजा बंद हुआ और वैन तुरंत आगे बढ़ गई। क्या हो रहा है? एंटरसी ब्रिगेड की गाड़ी में पुलिस लाइट क्यों नहीं है? किसे पता, शायद वे केस हैंडल करने की सुविधा के लिए लोकल गाड़ियों का इस्तेमाल करते हों। लेकिन वे गलत दिशा में जा रहे हैं। ये साफ तौर पर एंटी पर्सी ब्रिगेड की दिशा नहीं है। किसे पता, जब हम पहुंचेंगे तो शायद टीम के दूसरे सदस्य हों जिन्हें पिकअप करना हो। बस में बैठे लोग इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अर्णव और वे दोनों वैन में चढ़ गए। ड्राइवर एक पतला, अधेड़ उम्र का आदमी था और एक काले चेहरे वाला आदमी वैन में बैठा था। जैसे ही वे बस में चढ़े, काले चेहरे वाले आदमी ने उन्हें जबरदस्ती पिछली सीट पर धकेल दिया। फिर उसने हथकड़ी निकाली और अर्णव को भी हथकड़ी लगा दी। वैन पर मोटी सोलर फिल्म लगी हुई थी, जिससे अंदर क्या हो रहा है
ये देखना नामुमकिन था। सफेद कपड़े पहनी लड़की बहुत शुक्रगुजार थी कि कोई उसके लिए गवाही देने को तैयार था। जब उसने देखा कि अर्नव को भी हथकड़ी लगाई गई है तो वो तुरंत चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? वो गवाह है, उसे हथकड़ी क्यों लगाई जानी चाहिए? लंगड़ा आदमी हंसा, गवाह? वो खुद मौत को बुला रहा है तो इसमें उसे कौन दोष दे सकता है? लड़की को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने सबको देखा और चिल्लाई, तुम 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 पुलिस नहीं हो? बूढ़ा आदमी हंसा, उसके चेहरे पर खूंखार और चालाक भाव था। छोटी लड़की, तुम काफी समझदार हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम क्या करने वाले हो? हमें जल्दी जाने दो, कोई मदद करो। सफेद कपड़े पहनी लड़की ने अभी 2 बार चीखा ही था कि क्रू मेंबर ने उसके मुंह में तौलिया ठूंस दिया और फिर एक हुड लेकर उसके सिर पर डाल दिया। मेरे साथ ईमानदार रहो, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। लड़की फिर भी चीखती रही और जोर से विरोध करती रही। छोटे क्रू चीफ का सब्र खत्म हो गया और उसने हाथ के चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। लड़की तुरंत सीट पर बेहोश हो गई। अर्नव देखना चाहता था कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। वो अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था। उसने डरे होने का नाटक किया और कहा, तुम लोग क्या करना चाहते हो? मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, मैं बस एक गवाह बनना चाहता हूं। एक घटिया गवाह बनकर तुम तीनों ने अपनी नाक से ज्यादा सांसें ली और मेरे अच्छे कामों को लगभग खराब ही कर दिया। तीसरा व्यक्ति के बात खत्म करने के बाद उसने दूसरे हाथ के चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। अर्नव ने बहुत अच्छा साथ दिया और आंखें घुमाते ही बेहोश हो गया। ये करने के बाद उसने बूढ़े आदमी से कहा, भाई, काम हो गया, लगता है आज हमारा दिन अच्छा जा रहा है। बूढ़े आदमी ने कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो, सबसे जरूरी बात है कि जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। उन लोगों को शायद पता चल गया होगा। हम जितनी जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा होगा। शहर से बाहर निकलने के बाद इस आदमी से निपटेंगे और फिर हम शुरू करेंगे। जैसे ही वो बोला, ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वैन तेजी से शहर से बाहर निकल गई। अर्नव ने यह तय कर लिया था कि उसके सामने ये लोग सिर्फ इस सफेद कपड़े वाली लड़की को किडनैप करने के लिए इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं। आधे घंटे बाद वैन शहर से बाहर निकल गई। हाईवे से उतरकर एक कच्ची सड़क पर 10 मिनट और चली और आखिरकार एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंच गई। यहां चारों तरफ पहाड़ है। सामने एक छोटा सा जंगल भी है जो बहुत शांत दिखता है। आसपास कोई नहीं है। ये सच में लोगों को मारने और सामान लूटने के लिए एक अच्छी जगह है। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद काले चेहरे वाले आदमी ने अर्नव और सफेद कपड़े वाली लड़की को गाड़ी से बाहर निकाला, उन्हें घास पर फेंक दिया और कहा, भाई, इस बच्चे का क्या करूं? बूढ़े आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह बच्चा मौत को बुला रहा है और हम उसे दोष नहीं दे सकते। पहले इसे खत्म कर देते हैं और फिर लड़की का वीडियो बनाकर हेडक्वार्टर भेज देते हैं। हाँ बॉस। काले चेहरे वाला आदमी मुड़ा, एक खंजर निकाला और अर्नव के दिल में बेरहमी से घूम दिया। ये आदमी बेरहम लग रहा है। ये पक्का है कि उसने ऐसा पहली बार नहीं किया है। लेकिन जैसे ही उसका खंजर आधा अंदर घुसने वाला था, अचानक एक बड़े हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। काले चेहरे वाला आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि बेहोश जवान आदमी ने न सिर्फ अपनी आंखें खोली, बल्कि उसके हाथ भी चमत्कारिक रूप से हथकड़ियों से बाहर आ गए। अर्नव ने अपना हाथ उठाया और चाकू से उसकी गर्दन काट दी, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। यहां की हलचल ने तुरंत बूढ़े आदमी और दूसरों का ध्यान खींचा। ये देखकर कि जवान आदमी ने काले चेहरे वाले आदमी को हरा दिया था, लड़का और लंगड़ा तुरंत उसकी ओर दौड़े। ये दोनों लोग बहुत माहिर थे और यहां तक कि नस्वर लेवल के योद्धाओं के करीब थे। बदकिस्मती से वे बदकिस्मत थे और अर्नव से मिल गए। 2 धमाकों के बाद वे दोनों एक साथ उड़ गए और जमीन पर बेहोश हो गए। बूढ़ा आदमी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक मास्टर को वापस ले आया है। वो और बचा हुआ पतला ड्राइवर मुड़े और भाग गए। हालांकि अर्नव ने उनका पीछा किया और उन सभी को थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। इन लोगों से निपटने के बाद अर्नव ने थोड़ी देर सोचा और महसूस किया कि इस मामले को पुलिस को सौंपना ही सबसे अच्छा होगा। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और पुलिस को डायल करने ही वाला था कि एक तेज सायरन की आवाज आई, जिसके बाद दूर रात के आसमान में एक तेज रोशनी दिखी और 4-5 पुलिस की गाड़ियां उसकी ओर तेजी से आती दिखी। पुलिस सच में बहुत जल्दी आ गई। लगता है कि इस लड़की की पहचान सच में मामूली नहीं है। अर्नव को परेशानी पसंद नहीं थी, इसलिए वो जंगल में छिप गया और चुपके से सब कुछ देखने लगा। जल्द ही पुलिस की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और जिया भाटिया के नेतृत्व में क्राइम टीम के 1 दर्जन से ज्यादा सदस्य नीचे उतरे। इन लोगों ने जल्दी से घटनास्थल की जांच की और बेहोश लुटेरों को हथकड़ी पहना दी। एक अधेड़ उम्र का पुलिस अधिकारी पास आया और बोला, कैप्टन, बंधक ठीक है, वे बस बेहोश हो गए हैं। लुटेरे भी बेहोश पड़े थे और घटनास्थल पर कोई और नहीं मिला। ऐसा लगा कि कोई वहां पहले ही पहुंच गया था और बंधकों को बचा लिया था।
जिया ने उस इलाके को फिर से ध्यान से देखा और उसे कोई और नहीं मिला और कहा, पहले इन लोगों को वापस ले जाओ और फिर धीरे धीरे जांच करेंगे। उसके बाद वे पांचों लुटेरों और सफेद कपड़े वाली लड़की के साथ वहां से चले गए। अर्णव जंगल से बाहर निकला। इन मामलों को पुलिस पर छोड़ देना ही बेहतर था और वो राजगढ़ शहर लौट आया। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी जेब में रखा फोन बजा। ये जिया का फोन था। जब कॉल कनेक्ट हुआ तो दूसरी तरफ से कहा गया, अर्णव, एक पल के लिए मेरे पास आओ। क्या कोई समस्या है? जिया ने कहा, तुमने अभी अभी एक अच्छा काम किया है। बेशक मुझे तुम्हें एक अच्छे नागरिक का अवार्ड देना चाहिए। अर्णव ने कहा, तुम काफी तेज हो। तुमने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया। और क्या, बेशक, जल्दी यहां आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिया के वापस जाने के बाद उसने तुरंत बस के वीडियो फुटेज निकाले और पाया कि अर्णव को भी साथ ले जाया गया था। वो कैसे नहीं समझ सकता था कि क्या हुआ था। अगर मैं न जाऊं तो चलेगा क्या? बेशक नहीं, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। अर्णव के पास कोई चारा नहीं था। उसने टैक्सी ली और पुलिस स्टेशन की गंभीर अपराध यूनिट की ओर भागा। दरवाजे में घुसने के बाद जिया ने कहा, आज हमारी इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो शायद हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता। कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा नागरिक हूं। तुम्हें बस मुझे एक अच्छे नागरिक का अवार्ड देना है। जिया पास आई और उसके गाल पर किस किया। कैसा लगा? क्या यह अवार्ड काफी है? अर्णव ने उस गाल को छुआ जहां किस किया गया था और मजाक में कहा, बेशक ये काफी नहीं है। मैंने तुम्हें 5 लुटेरों को पकड़ने में मदद की। तुम्हें 5 और देने होंगे। जिया ने उसे घूर कर देखा, लालची। अर्णव ने पूछा, मुझे लगता है कि ये 5 लुटेरे बहुत ताकतवर हैं। उस लड़की की पहचान जरूर कुछ खास होगी, है ना? जिया ने कहा, यह बहुत ही असामान्य होना चाहिए। हमें बस इतना पता है कि उसका नाम रिद्धि है और वो राजगढ़ फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल की स्टूडेंट है। मुझे बाकी हालात के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन ऊपर से मिले डेथ ऑर्डर के मुताबिक हमारी क्राइम टीम को इस लड़की की सुरक्षा पक्का करनी है। अर्णव ने कहा, क्या सभी लुटेरे पकड़े नहीं गए? ऊपर वालों का मतलब है कि बाद में कोई उस छोटी लड़की पर हमला करेगा, इसलिए हमें उसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे लोग भेजने होंगे। जिया ने अर्णव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्णव, लगता है तुम आजकल फ्री हो? नहीं, मैं बहुत बिजी हूं। अर्णव को तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। ऐसा लगा कि यह लड़की उसे बॉडीगार्ड बनाना चाहती है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं बिल्कुल भी बॉडीगार्ड बनने के लिए सही नहीं हूं। इसके अलावा वो एक लड़की है, मैं 24 घंटे उसकी सुरक्षा कैसे कर सकता हूं? जिया ने कहा, ठीक है, ऊपर के आदेश के अनुसार हमें उसे चुपचाप प्रोटेक्ट करना है ताकि रिद्धि को इसके बारे में पता न चले और समाज पर इसका ज्यादा असर न पड़े। इससे ये और भी मुश्किल हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी एक मीटिंग की और मुझसे कहा कि मैं टीचर होने का नाटक करके स्कूल में घुस जाऊं ताकि उसकी सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकूं। अर्णव ने कहा, यह एक अच्छा आइडिया है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं सीरियस क्राइम टीम का कैप्टन भी हूं। बहुत से लोग मुझे जानते हैं। जैसे ही मैं उनके स्कूल में जाऊंगा, कई लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। यहां तक कि जो लुटेरे कार्रवाई करना चाहते हैं वे भी पहले से तैयार हो जाएंगे। जिया ने कहा, तुम मेडिकल स्किल्स में इतने अच्छे हो और तुम्हें बहुत सारी जादुई विद्या और ऐसी चीजों के बारे में पता है। क्या तुम्हें मेरी शक्ल बदलने में मदद करने के लिए मशहूर भेस बदलने की तकनीक पता है? यह आसान है। अर्णव ने आसानी से हाँ कर दी। वास्तव में विरासत में एक भेस बदलने की तकनीक है जो किसी व्यक्ति की शक्ल को बहुत चालाकी से बदल सकती है। मैं कुछ तैयारी करूंगा और कुछ भेस बदलने वाली दवाएं बनाऊंगा ताकि कोई तुम्हें पहचान न सके। बात खत्म करने के बाद उसने कई बोतलें और जार निकाले और उनसे छेड़छाड़ करने लगा। जल्द ही दवा तैयार हो गई और उसने जिया का हुलिया बदलने में मदद करना शुरू कर दिया। ठीक है, खुद ही देख लो, ये तो बहुत जल्दी हो गया। मेकअप करने में तो आधा घंटा लगता है। जिया शक करते हुए शीशे के पास आई और शीशे में दिख रहे इंसान को देखकर हैरान रह गई। हालांकि उसकी आंखों के सामने जो इंसान था वो अभी भी एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसका हुलिया पहले से बिल्कुल अलग था। पहले मैं सुंदर और काबिल थी, एक वीर जैसा लुक था, लेकिन मेरे सामने जो औरत थी उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और वो थोड़ी प्यारी लग रही थी, ज्यादातर स्कूल स्टूडेंट जैसी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। उसने ये पक्का करने के लिए शीशे के सामने अपना हाथ हिलाया कि अंदर दिख रही आकृति उसी की है। अर्णव, तुमने ये कैसे किया? ये कमाल का है। सब कहते हैं कि ये भेस बदलने की कला है। अर्णव ने कहा, एक छोटी बोतल उसके हाथ में देते हुए। ये क्या है? अर्णव ने कहा, मेरी भेस बदलने की तकनीक तुम्हारे चेहरे की स्किन और मांसपेशियों के टिश्यू को बदलने के लिए दवा का इस्तेमाल करती है। इसे पानी से धोने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई भी इस बदलाव का पता नहीं लगा सकता। यहां तक कि सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट भी इसका पता नहीं लगा सकते। इस बोतल में एक ऐसा पोषण है जो तुम्हारा असली रूप वापस ला सकता है।
जब समय आए तो बस इसे अपने चेहरे पर लगा लेना, इसे खोना मत। जिया हैरान होकर बोली, ये तो बहुत कमाल का है, ये सब हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई चीजें हैं। अर्णव ने कहा, अब तुम्हारे हुलिये में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम एमके नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में अंडरकवर होकर भी जाओगी तो भी ठीक रहोगी, लेकिन इस बार चीजें आसान नहीं लग रही हैं, इसलिए तुम्हें सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। ठीक है, मुझे पता है। जैसे ही वो बोला, जिया ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली और अपने खूबसूरत लाल होठों से उसे जोर से किस किया। अर्णव अचानक हुए इस किस से थोड़ा हैरान था और उसने हैरानी से पूछा, तुम क्या कर रही हो? जिया मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें दूसरी सुंदरियों को किस करने का मौका देना चाहती हूं। अर्णव गंभीर अपराध टीम से उदास होकर निकला, अपने घर लौटा, अदिति और सान्वी को नमस्ते कहा और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद किया और लाइट जलाई, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि उसके बिस्तर पर एक खूबसूरत औरत लेटी हुई थी। वो ग्रिस्मा थी। इस समय ग्रिस्मा की चिकनी लंबी टांगे और 2 कोमल कमल जैसी बाहें दिख रही थी और उसके शरीर के सिर्फ जरूरी हिस्से ही कंबल से ढके हुए थे। ये लुभावनी भावना हर आदमी को यह जानने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या हो रहा है। अर्णव ने पूछा, तुम यहां क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है मैं यहां किस लिए हूं? क्या तुम्हें नहीं पता? ग्रिस्मा के बोलने के बाद वो मनमोहक तरीके से मुस्कुराई और अपने शरीर से कंबल हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अर्णव ग्रिस्मा की ताकत का अनुभव कर चुका था, इसलिए उसने अपने बगल में सान्वी और अदिति को परेशान होने से बचाने के लिए जल्दी से एक साउंड प्रूफ बैरियर बना लिया। इस समय ग्रिस्मा का कोमल शरीर उसकी बाहों में समाया हुआ था और पूरा कमरा वसंत से भर गया था। काफी देर बाद बादल छंट गए और बारिश रुक गई। अर्णव ने उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, आज तुम्हारे पास मेरे पास आने का समय कैसे मिला? चौहान मंडप की राजगढ़ ब्रांच की इंचार्ज होने के नाते ग्रिस्मा हफ्ते के दिनों में बहुत व्यस्त रहती है, इसलिए वे दोनों शायद ही कभी मिल पाते हैं। उसने कहा, मैं तुमसे बिजनेस और निजी मामलों को एक साथ निपटाने आई हूं। अर्णव मुस्कुराया और बोला, इसका क्या मतलब है? मेरे साथ बिस्तर पर फूल खिलाना ये क्या था? निजी या बिजनेस? क्या तुम्हें समझाना पड़ेगा? ये निजी था, लेकिन कुछ बिजनेस के मामले भी हैं जिनमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ग्रिस्मा ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम किसी की रक्षा करने में मेरी मदद करो। अर्णव का दिल धड़क उठा। तुम उस लड़की रिद्धि की बात कर रहे हो, है ना? हाँ, वो वही है। मुझे पहले से ही पता है कि आज रात क्या हुआ। चौहान मंडप में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। अर्णव ने हैरानी से पूछा, क्या यह मामला पुलिस ने अपने हाथ में नहीं ले लिया है? ये अभी भी तुम्हारे चौहान मंडप से क्यों जुड़ा हुआ है? रिद्धि की पहचान क्या है? क्या ये तुम्हारे ध्यान देने लायक है? चिंता मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ग्रिस्मा ने कहा, लड़की रिद्धि खुद तो कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके पिता गणेश माथुर का स्टेटस बहुत खास है और वो चौहान मंडप का एक जरूरी सदस्य है। उसकी पहचान और स्टेटस अफ्रीका में उस बिग गोल्डन टूथ के बराबर है और वो पूरे कंट्री में चौहान मंडप के काम के लिए जिम्मेदार है। कुछ घंटे पहले ही गणेश माथुर की पहचान सामने आ गई और कंट्री एम के इंटेलिजेंस एजेंटों के हाथ लग गई। अर्णव ने कहा, तो आज दोपहर जो लुटेरे आए थे वे कंट्री एम के भेजे हुए एजेंट थे जो रिद्धि को पकड़कर उसके पिता को ब्लैकमेल करना चाहते थे। हाँ, ऐसा ही है। ग्रिस्मा ने कहा, जब हमें खबर मिली तो हम एक कदम पीछे रह गए थे और हम लगभग कामयाब नहीं हो पाए थे। किस्मत से वे लोग बदकिस्मत थे और तुमसे मिल गए, नहीं तो नतीजे बहुत बुरे होते। अर्णव ने सिर हिलाया और समझा कि सीनियर लोग इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे थे। उसने कहा, पिछला संकट टल गया है, अब आप चौहान मंडप से किसी को भेजकर काम संभाल सकते हैं। ग्रिस्मा ने सिर हिलाया। अब चौहान मंडप के ज्यादातर काबिल लोगों को गणेश माथुर का पता लगाने और कम से कम समय में उसे बचाने के लिए भेजा गया है। देश में यहां थोड़ी मैन पावर की कमी है और इसका इस्तेमाल कुछ आम लोगों से निपटने के लिए किया जा सकता है। अगर दूसरी तरफ से कोई आता है तो एक्सपर्ट भी उससे निपट नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। अर्णव ने कहा, आज जो कुछ लोग थे उनकी ताकत तो एवरेज थी, तुम्हारा चौहान मंडप उनसे निपट सकता था, है ना? ग्रिस्मा ने कहा, दूसरी पार्टी की घटना भी अचानक हुई। भेजे गए लोग हमारी भारतीय तरफ के कुछ बाहरी लोग थे, इसलिए वे कमजोर हैं। असली मुख्य सदस्य अभी रास्ते में है और कल भारत आएंगे। कंट्री एम के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ताकत असाधारण है। अगर असली एक्सपर्ट आ गए तो आम लोग इसे संभाल नहीं पाएंगे। सिर्फ आपकी ताकत ही मुझे भरोसा दिला सकती है। अर्णव ने माथे पर बल डालकर कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूं। बेहतर होगा कि आप चौहान मंडप इस मामले को खुद ही सुलझा लें। ग्रिस्मा ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, डॉक्टर होने के अलावा तुम मेरे आदमी भी हो। मैं राजगढ़ की इंचार्ज हूं। अगर कुछ हुआ तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। यह देखकर कि वो अभी भी हिचकिचा रहा है, ग्रिस्मा ने आगे कहा, और हां, मैंने सुना है कि तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड स्कूल में अंडरकवर गई है। अगर सच में कोई मास्टर वहां आ गया तो जिया भी खतरे में पड़ जाएगी।
क्या तुम बस देखते रहोगे और नजरअंदाज करोगे? वे लोग बहुत क्रूर हैं। अगर वे आपस में भिड़ गए। ठीक है। अर्णव के सिर पर एक काली लकीर खिंच गई और उसने जल्दी से कहा, ठीक है, क्या मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता, लेकिन समय ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। हालांकि ग्रिस्मा सिर्फ आधा मजाक कर रही थी। अर्णव अच्छी तरह जानता था कि जिया की मिड डे लेवल की ट्रेनिंग कुछ आम लोगों से निपटने के लिए मुश्किल से ही काफी थी, लेकिन किसी मास्टर से मिलने के लिए यह सच में काफी नहीं थी। ये हुई ना बात। ग्रिस्मा ने उसके गाल पर किस किया। चिंता मत करो, हम चौहान मंडप में उस व्यक्ति को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अर्णव ने कहा, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है? ग्रिस्मा ने कहा, यह बहुत आसान है। रिद्धि राजगढ़ फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल में क्लास 5 ग्रेड 2 में पढ़ रही है। मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है कि तुम कल उस स्कूल में रिपोर्ट करोगे और इस क्लास के हेड टीचर बनोगे। तब उसे बचाना आसान होगा। अर्णव ने थोड़े हैरान होकर पूछा, क्या यूनिवर्सिटी में अभी भी हेड टीचर होते हैं? हो सकता है तुम्हें यह पता ना हो, लेकिन राजगढ़ फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल दूसरी स्कूल और कॉलेज से अलग है। ग्रिस्मा ने समझाया, यह स्कूल राजगढ़ म्यूनिसिपल ब्यूरो ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन और लोकल कैपिटल मिलकर चलाते हैं और इसका मुख्य टीचिंग डायरेक्शन फॉरेन लैंग्वेज है। इस स्कूल में आने वाले छात्र या तो अलग अलग परिवारों के अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग होते हैं या ऐसे छात्र होते हैं जिनके पास भाषा की स्किल्स होती है और जो कुछ खास सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज करते हैं। इन छात्रों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जो है अच्छी तरह से विदेशी भाषा सीखकर विदेश में पढ़ाई करना। स्कूल का मैनेजमेंट स्टाइल दूसरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों से अलग है, ज्यादातर हाई स्कूल मैनेजमेंट स्टाइल जैसा है। क्योंकि यह स्कूल खास है, इसलिए आपको अपनी पहचान छिपाने या अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही आ सकते हैं। ओह, अर्णव ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ग्रिस्मा की सफेद और मुलायम उंगलियां उसकी छाती पर फिसली और उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, आमतौर पर जो स्कूल विदेशी भाषाएं पढ़ाते हैं उनमें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां होती हैं। तुम्हें गलतियां करने से रोकने के लिए मैं आज तुम्हें पूरी तरह से निचोड़ दूंगी और कल तुम्हें दीवार पकड़कर स्कूल जाने दूंगी। यह कहकर वो पलट गई और फिर से अर्णव को अपने नीचे दबा लिया। वो इस औरत के बिस्तर में जोश को पूरी तरह समझ गया था। शुक्र है उसने पहले से ही साउंड प्रूफ बैरियर बना लिया था, नहीं तो वो बाहर जाकर सानवी से मिलने में बहुत शर्मिंदा होता, और कल उन दोनों औरतों से भी। हालांकि राजगढ़ फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल भारत में बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है और राजगढ़ शहर में भी ज्यादा लोग इसे नहीं जानते, लेकिन स्कूल की हार्डवेयर सुविधाएं शहर में निश्चित रूप से सबसे अच्छी है। पिछले कुछ सालों में अलग अलग टीचिंग सुविधाएं बनाई गई हैं और वे पूरी तरह से मॉडर्न है। ये स्कूल कल्चर और एजुकेशन ब्यूरो और लोकल कैपिटल द्वारा मिलकर चलाया जाता है और राजगढ़ शहर के कई अमीर लोगों ने मिलकर स्कूल को फंड दिया है और कल्चर और एजुकेशन ब्यूरो के लोग इसके मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। आम यूनिवर्सिटीज की तुलना में यहाँ की फीस बहुत ज्यादा है और ये असल में एक एलीट स्कूल है। हालांकि छात्रों की ओवरऑल क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए कुछ विदेशी भाषा की स्किल्स वाले छात्रों को खास तौर पर भर्ती किया जाता है और उन्हें कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती।